नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जुलाई महीने का पेंशन खातों में क्रेडिट होना शुरू हो गया है स्पर्श की तरफ से। इसके बारे में आगे बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जुलाई महीने का पेंशन से पहले पहले पेंशनर के खाते में 1,09,580 रुपए का एरियर क्रेडिट हुआ है। एफएमए का एरियर कैसे मिलता है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स आज भी हैं जो ना तो एफएमए का पैसा लेते हैं, ना ही ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं। दोनों में से एक की सुविधा लेना बहुत जरूरी है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जैसे ही 8वें पे कमीशन के ऊपर कोटक का एक रिपोर्ट सामने आया, उसके बाद मानो पेंशनर्स और कर्मचारियों में एक निराशा सी छा गई, क्योंकि इस कोटक के रिपोर्ट में फिटमेंट फैक्टर 1.8 का आकलन किया गया है और साथ ही साथ कुछ और भी फैक्टर्स रखे गए हैं। साथ ही दोस्तों, कल ही शिव गोपाल मिश्रा जी ने एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में 8वें पे कमीशन से जुड़े हुए बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें सामने रखी हैं। उसके बारे में भी आप सबसे जानकारी साझा करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं विषयों को लेके। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन में ऑल का बटन जरूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। और वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले जुलाई का पेंशन स्पर्श से क्रेडिट होना शुरू हो गया। चेक करें सही मिला या गलत मिला। जी हाँ दोस्तों, आज 31 जुलाई है और जैसे एडवांस इंटीमेशन का मैसेज आया था, उसी हिसाब से अब पेंशन क्रेडिट होना भी शुरू हो चुका है। बहुत सारे पेंशनर्स ने ये जानकारी दे दी है कि उनके खाते में पेंशन क्रेडिट हो गया है, लेकिन साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स का ये भी कहना है कि पेंशन कम आया आपकी महीने में। तो आप भी अपना पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। आपके खाते में अगर कम पैसा क्रेडिट हुआ है तो पेंशन स्लिप जरूर चेक करें। वहां कोई कटौती, कोई रिकवरी तो नहीं किया गया है, वो चीज चेक करें। या कुछ पेंशनर्स का हो सकता है बेसिक में ही कटौती हो गई हो, तो ये चीजें जरूर चेक करें और उसके हिसाब से आगे सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालने का काम भी जरूर करें। अगर रिकवरी हुआ हो या इस तरीके का कोई भी एनोमली, कोई भी विसंगति आपको पेंशन स्लिप में दिखाई देता है तब। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जुलाई के पेंशन के साथ साथ मिला 1,09,580 का एफएमए का एरियर। देखें कैसे मिला। जी हाँ दोस्तों, आज भी बहुत सारे ऐसे पेंशनर्स मौजूद हैं जो ना ईसीएचएस की सुविधा लेते हैं, ना ही एफएमए का पैसा लेते हैं। दोस्तों, एफएमए हर महीने 1,000 रुपए ईसीएचएस के बदले में पेंशनर्स को मिलता है। अगर आप मेडिकल सेवाएं नहीं लेना चाहते हैं, ईसीएचएस की सुविधा नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको एफएमए लागू है और एफएमए आज के डेट में 1,000 रुपए महीने का मिलता है। लेकिन ऐसे में कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं, ना ईसीएचएस ना एफएमए, तो आपको दोनों में से एक की सुविधा लेनी है। स्पर्श के अंदर जाकर के आप एफएमए का चुनाव कर सकते हैं, वहां भी ऑप्शन है। या तो आप ईसीएचएस, जो हमारा आपका स्टेशन हेडक्वार्टर है या जो सर्विस सेंटर है, वहां जाकर के ईसीएचएस के कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों में से एक भी सुविधा अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो आप जरूर अप्लाई करें। अब ये जो पेंशनर हैं, इनको जो एरियर मिला, इनको पहले एफएमए मिलता था, लेकिन एफएमए को बंद कर दिया गया, जिसका इन पेंशनर को पता भी नहीं चला। बाद में जाकर के जब उनको पता चला तो उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब काम नहीं हुआ तो सैनिक पाठशाला के साथ वो जुड़े थे। उसके बाद मैंने जैसे जैसे उनको गाइड किया, उन्होंने आगे कार्रवाई किया, तो अब उनके खाते में 1,09,580 रुपए क्रेडिट हुआ है। अब दोस्तों, एफएमए का एरियर कैसे कंडीशन में मिलता है? आपने अगर एफएमए का ऑप्शन पहले दे रखा है, आपको एफएमए मिलता था लेकिन किसी वजह से बंद हो गया, आज आप दोबारा एफएमए मांग रहे हैं, तो आपको वो पूरा पुराने समय का एरियर मिलेगा। या तो फिर जो मूल पेंशनर हैं, उनको एफएमए मिलता था, उनकी मृत्यु के बाद फैमिली पेंशनर को एफएमए नहीं शुरू किया गया, ना ही उनको ईसीएचएस दिया गया, तो ऐसे फैमिली पेंशनर जब क्लेम करते हैं एफएमए के लिए, तो उनको भी एरियर मिलेगा। लेकिन जिन पेंशनर ने ना एफएमए लिया ना ईसीएचएस लिया और आज अगर अप्लाई कर रहे हैं एफएमए के लिए, तो आपको पैसा आज से मिलेगा, पुराना एरियर नहीं मिलेगा। या तो फिर ईसीएचएस के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ईसीएचएस की सुविधा भी आप जब अप्लाई करेंगे तब से लागू होगा दोस्तों। तो ये जो पेंशनर थे, इन्होंने पहले ही उनको मिलता था, लेकिन बाद में बंद हो गया था, फिर उनको अब मिलना शुरू हो गया, तो बीच का पूरा एरियर उनको भुगतान हुआ है। उन्होंने एक छोटा सा वीडियो मैसेज भेजा है, उसको देख लीजिए। नमस्कार, मैं तापस गांगुली सन 2002 में एयरफोर्स से रिटायरमेंट में आया। 2003 मार्च तक मुझे एफएमए मिलता रहा, उसके बाद एफएमए मिलना बंद हो गया।
जिसकी जानकारी मुझे प्राप्त ना हो सकी। सन 2022 में जानकारी प्राप्त होने के पश्चात मैं इस वर्ष में इसका ग्रीवेंसेस दिया। इस वर्ष में हमारे ग्रीवेंसेस की कोई सुनवाई नहीं की गई। मैं सैनिक पाठशाला की क्लिप देखकर सीपी ग्रांट्स में ग्रीवेंस डाला। अप्रैल 2025 में जुलाई में मुझे मेल द्वारा जानकारी मिली कि मेरे ग्रीवेंस का डिस्पोज हो गया है और मेरे अकाउंट में 28 जुलाई 2025 में एफएमए का एरियर 1,09,580 रुपये प्राप्त हुआ है। धन्यवाद सैनिक पाठशाला। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब अगली जानकारी की ओर। जैसे आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं कुछ आंकड़े मैंने यहां लिख रखे हैं। चलिए 8CPC पर कोटक की रिपोर्ट से एक निराशा का माहौल बना है। जी हां दोस्तों, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज करके एक संस्था है जिन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है 8वें पे कमीशन को लेकर के, जिसमें उन्होंने कई सारी चीजों को इंक्लूड किया है। फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, सरकार की तरफ से बजट कितना लग जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने उसमें इंक्लूड किया है, उसके बारे में बताऊंगा। उन्होंने फिटमेंट फैक्टर का जो आकलन लगाया है वो 1.8 का लगाया है और जो बढ़ोतरी होगी वो 13% का बढ़ोतरी का उन्होंने आकलन लगाया है। और साथ ही साथ बजट में 2.4 से 3.2 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। इसको अगर 1.8 के हिसाब से अगर भुगतान किया जाता है तो ऐसा उनका आकलन है। उसके साथ ही साथ सेविंग्स में 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। जो हमारा सेविंग्स होता है, जो हम जमा करते हैं, वो जमा करने वाले पूंजी में इतने की बढ़ोतरी हो जाएगी, ये भी उन्होंने आकलन लगाया। और साथ ही साथ जीडीपी में भी होगा ग्रोथ, यानी कि जो जीडीपी होता है देश का उसमें भी ग्रोथ होगा, ये उन्होंने जानकारी दी है। ये सामने वो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं। ये बिजनेस टुडे में 22 जुलाई 2025 को छपा हुआ रिपोर्ट का एक अंश मैं आपको दिखा रहा हूं, जिसमें कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की तरफ से जो आकलन सामने रखा गया था उसके बारे में यहां दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे हैं जो मिनिमम बेसिक है उसको 18,000 से बढ़ करके 30,000 तक होने का आकलन इन्होंने लगाया है, जिसमें 1.8 का फिटमेंट फैक्टर निकाला गया है और 13% की बढ़ोतरी बताया गया है। और साथ ही साथ जो एडिशनल जो पैसे की जरूरत होगी इसको भुगतान करने के लिए सरकार के पास, वो 2.4 से 3.2 लाख करोड़ तक होगा, ऐसा उनका अनुमान है। और लगभग 3.3 मिलियन सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होंगे उनको, एम्प्लॉइज और सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स को मिला करके ये फायदा दिया जाएगा, ऐसा उनका कहना है। और साथ ही साथ ज्यादातर ग्रेड सी का स्टाफ होगा, क्योंकि 90% जो पेंशनर्स हैं या जो एम्प्लॉइज हैं वो ग्रेड सी के ही होते हैं। साथ ही साथ और भी कुछ चीजें इन्होंने सामने रखे हैं आंकड़े दोस्तों, जिसमें सेविंग्स के बारे में इन्होंने बोला है कि सेविंग्स में 1 से 1.5 लाख करोड़ तक की बढ़ोतरी हो जाएगी, क्योंकि और साथ ही साथ 7वें पे कमीशन का भी इन्होंने रेफरेंस दिया है कि पिछला जो 7वां पे कमीशन था, 7वें पे कमीशन में जो बढ़ोतरी हुई थी दोस्तों, वो बढ़ोतरी हुई थी उसने जीडीपी में भी बढ़ोतरी करवाया था। पास्ट कमीशन सच एज द 7CPC कपल्ड द 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम, यानी कि 7वें पे कमीशन के साथ साथ उसी समय में जो 1 रैंक 1 पेंशन का पहला रिवीजन भी हुआ था। याद करिए आप 2016-17 की बात है, तो उस समय में 1 रैंक 1 पेंशन और 7वां पे कमीशन दोनों बढ़ोतरियों को जब दे दिया गया था तो इसने एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट जो है मार्केट के ऊपर भी कराया था और जो जीडीपी है उसको भी बढ़ोतरी कराया था फाइनेंशियल ईयर 2017 में। तो ये आंकड़े, इस तरीके का डाटा जो है जो कोटक की तरफ से रखा गया, जिस वजह से पेंशनर्स जो है या कर्मचारी जो है कहीं ना कहीं निराश भी हो गए हैं, क्योंकि कर्मचारी या पेंशनर्स जो उनका आकलन है, जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, वो 2.57 या उससे ऊपर का फिटमेंट फैक्टर का जो है आकलन लगा रहे हैं या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में 1.86 का ऐसे आंकड़े सामने आना कहीं ना कहीं निराश करने वाला तो है। लेकिन दोस्तों आपको निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक पे कमीशन बैठ करके अपने रिकमेंडेशंस नहीं दे देता तब तक ये सारे के सारे जितने भी रिपोर्ट होंगे, जितने भी हम भी वीडियोस बना रहे होंगे, वो सारे अंदाजतन हैं। इसलिए इनके ऊपर बहुत ज्यादा सीरियस होने की आपको भी जरूरत नहीं है। हाँ, जस्टिफाइड तरीके से जो जानकारियां दी जाती हैं वो जानकारियां आप लेते रहिए, वो अलग बात है। अब दोस्तों एक प्राइवेट पोर्टल को दिए इंटरव्यू में शिवगोपाल मिश्रा जी ने कल ही कुछ जानकारियां सामने रखी हैं कि सरकार चाहे तो अभी भी 8वां पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू करवा सकती है, क्योंकि आजकल सिस्टम बहुत फास्ट हो गया है। तो सारी चीजें जो है जल्दी जल्दी करके अभी भी समय है कि 8वां पे कमीशन 2026 से ही सरकार लागू कर सकती है।
ऐसा भी उन्होंने अंदेशा लगाया। और साथ ही साथ फिटमेंट फैक्टर के ऊपर पूछे गए सवाल में उन्होंने साफ साफ फिटमेंट फैक्टर का आंकड़ा तो नहीं बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि पिछली बार से कम हम नहीं मानेंगे, यह उनका कहना है। लेकिन आगे समय बताएगा दोस्तों, क्योंकि अब भी समय बचा हुआ है, अब भी पे कमीशन का गठन हुआ नहीं है। तो जैसे पे कमीशन का गठन हो जाएगा, उसके आगे उसमें चेयरमैन कौन रहेगा, मेंबर्स कौन रहेंगे और किस तरीके के टीओआर में पॉइंट्स होंगे, किस तरीके का रिकमेंडेशन सरकार के पास जाएगा, इन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों कि फिटमेंट फैक्टर हमारा कितना बनेगा। तो इस तरीके की रिपोर्ट्स आगे भी आती रहेंगी। हो सकता है किसी रिपोर्ट में आपको 1.7 तक का ही जो है फिटमेंट फैक्टर बता दिया जाए, किसी में आपको 2.86 का बताया जाता था पहले। तो इस तरीके से ये फिटमेंट फैक्टर तो आती रहेंगे, लेकिन हकीकत तब होगा जब पे कमीशन गठित होकर के अपना रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेगा, तभी चीजें क्लियर होंगी। और तब तक जो भी आंकड़े निकलते रहेंगे वो आंकड़े कहीं ना कहीं अंदाजतन आंकड़े ही होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।